ठीक है, चलिए आप लोग कुछ देर खड़े रहिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग लैमिनार शीट बच गया था, उसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग टॉर्क में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार शीट। लैमिनार शीट जानते हैं आप लोग? लैमिनार शीट कैसा होता है? पतला ऐसा शीट जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और हम उसको रेक्टेंगल शीट में या फिर कह लीजिए या स्ट्रिप में ले सकते हैं। ठीक है, तो शीट में लेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक रेक्टेंगल शीट है, मेटल का रेक्टेंगल शीट है, इस लेंथ को हम बी बोल रहे हैं मान लीजिए, और इस लेंथ को एल बोल रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ एल है और वो लेंथ बी है, तो रेक्टेंगल शीट है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एल इंटू बी होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मास इसका कितना है? एम, मास एम है, तो यहां सिग्मा होगा, लैम्डा होगा या रो होगा? सिग्मा होगा। तो सिग्मा यदि हम डिफाइन करें, जो कि लीनियर क्या बोलता है, एरिया मास डेंसिटी बोलता है, मास डेंसिटी। तो इसके बारे में सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? एम बाई बी इंटू एल होगा ना? ठीक है, तो सिग्मा बराबर एम बाई बी इंटू एल। ये जो अमाउंट है ये मास पर यूनिट एरिया बता रहा है। अब मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो होगा ये एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसके लिए जेड एक्सिस में डायमेंशन तो 0 होगा इसका। तो हम बात कर रहे हैं एक्स वाई में, तो सिर्फ हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट। तो जैसे ये प्लेट ऐसे टर्न करेगा तो वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता जाएगा, यदि इस एक एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिए हैं तो। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसका थिकनेस कितना है? dx है, और ये हाइट कितना होगा? b। कहां से ले रहे हैं? x पोजीशन से। ठीक है, आप इसको देखकर क्या कह सकते हैं, बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा? l होगा, यानी x का वैल्यू मैक्सिमम l के बराबर हो सकता है, मिनिमम 0 होगा। ठीक, अब हम यहां पर फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। वी टेक स्मॉल elemental mass dm for the elemental strip। तो एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए हम जो छोटा सा मास ले रहे हैं, तो dm बराबर क्या हो जाएगा? dm बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू डी होगा। तो सिग्मा और da का वैल्यू क्या होगा? b इंटू dx होगा। da का वैल्यू, ये जो एरिया होगा ये एरिया b इंटू dx होगा ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं di बराबर dm इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां di इज इक्वल टू dm कितना होगा? सिग्मा इंटू b इंटू dx और इंटू एक्स स्क्वायर। तो di इज इक्वल टू b सिग्मा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब यदि x बराबर 0 था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, और जब x बराबर क्या हो जाएगा? l, तो ये टोटल i हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट यहां i इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा b, और ये एक्स क्यूब बाई 3, 0 से l, तो फाइनल रिजल्ट में आएगा तो i इज इक्वल टू b इंटू सिग्मा इज इक्वल, सॉरी, इंटू बाई 3 यहां ले लेंगे, और यहां पर L3 आ जाएगा सीधे। सिग्मा का वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू b बाई 3 एल क्यू, और सिग्मा का वैल्यू m बाई b इंटू एल। तो यहां से l स्क्वायर हो गया और b कैंसिल हो गया, तो i बराबर क्या आया? तो i इज इक्वल टू आ गया m l स्क्वायर बाई 3। सेम जो हम लोग किसके लिए पढ़े थे, रॉड के लिए पढ़े थे, सेम आ गया लैमिनार के लिए भी, लैमिनार शीट के लिए भी। अब देखिए यहां पर क्या है,
सिचुएशन को समझना है कि यदि हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, अब एग्जैक्टली 20 से लेंगे तो कितना आना चाहिए? तो यदि हम एग्जैक्टली 20 का लाइन लेते हैं और ये हमारा y1 है, इसको हम मान लीजिए y2 कहते हैं, तो यहां i2 होगा, तो ये i1 कितना हुआ? i1 हम ले रहे हैं ml² 3, तो i2 यदि लेना चाहेंगे तो ml² 12, ठीक। यदि इस एक्सिस के अबाउट ले, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहां पर i3 होगा, तो i3 में ध्यान से देखिए क्या होगा, mb², बात समझ पाए? कैसे होगा समझ पाए? देखिए यहां पर इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जिसमें लेंथ के परपेंडिकुलर है वो, और ये जो एक्सिस है वो बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां क्या होगा, mb²/12, क्योंकि बी से पास कर रहा है इसलिए b²/12। मान लीजिए ये एक्सिस है, यदि इसको i3 है ना, ये i4 कर देंगे तो क्या होना चाहिए? हाँ, 3 होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई एक एक्सिस है, मान लेते हैं यहां पर कोई एक्सिस है, ये वाला, जो कि इससे d डिस्टेंस पर है, तो यहां पर आ जाएगा i5, तो ये क्या होगा, md², बस md² होगा। समझ पाए? तो लेमिनार स्लीप किट भी, लेमिनार सीट के लिए भी हम लोग उसी मुताबिक देखेंगे, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग रॉड के लिए देखेंगे वही उसके लिए होगा। बस अंतर यह है कि उसमें इस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होगा, तो जिसके परपेंडिकुलर है वो वहां पर काउंट होगा। जैसे एल के परपेंडिकुलर, इसलिए ml²3 आ गया, ये वाला भी एल के परपेंडिकुलर है इसलिए ml²12 हुआ। लेकिन ये एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? बी के, तो बी के परपेंडिकुलर इसलिए यहां mb²12, क्योंकि बी से पास कर रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पर, mb²3, जो कि एक एक्सट्रीम एंड से पास कर रहा है, और ये उस सीट से डी दूरी पर है, इसलिए यहां पर, क्योंकि इस एक्सिस के बाद यदि घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ये, ठीक है, तो डी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घूमेगा, इसलिए उसके अगेंस्ट md² हो जाएगा। समझ गए? इसको राइट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। उतारिए। है, समझ गए? इसको जितना तवज्जो देने की जरूरत है उतना दीजिएगा, कम दीजिएगा आपको लपेट देगा ये बढ़िया से। मतलब आम भाषा में कह रहे हैं, कहने का मतलब बहुत कष्ट देगा आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं? क्यू, टॉर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ, जो भी स्पेलिंग रखना हो, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं। हेडिंग दीजिए ये, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा चीज कवर होगा। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह यहां पर टॉर्क इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो समस्याएं थोड़ी हैं। टॉर्क का यूज कब पड़ेगा? इस केस में हम लोग शुरुआत से मानते आए हैं क्या? शुरुआत से ये मानते आए हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो एक पार्टिकल नहीं है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि यदि कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, नेट जीरो फोर्स, नेट फोर्स जीरो है यदि उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस का, तो वो फोर्स क्या करेगा? बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज लाने की कोशिश करेगी। अब यदि बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर जाता है, या उनके बीच में कोई दो पार्टिकल या दो पोजीशंस के बीच का स्पेस बढ़ता है या घटता है, तो हम उसको रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो रिजिड बॉडी का बात करने वाले हैं, बॉडी रिजिड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले, अब वो समय आ गया कि हम लोग इसके बारे में जाने कि फोर्स, फोर्स जब हम लोग पढ़े थे तो फोर्स के पास
हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। पहला क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पढ़ा था। सेकंड डायरेक्शन। और इसी दिन के लिए हम लोग एक टॉपिक छूट गया था, वो हम लोग अब देखेंगे। और थर्ड क्या बोलेंगे उसको, थर्ड बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि फोर्स ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ये तीनों चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यदि फोर्स को समझना है तो इन तीनों चीज को हमको समझना पड़ेगा। जब हम पार्टिकल बॉडी को हम सिस्टम को हम एक पार्टिकल मान के चल रहे थे, सिस्टम को हम बॉडी को हम एक पार्टिकल मान रहे थे, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम चल जा रहा था। मैग्नीट्यूड था, एक प्रॉपर डायरेक्शन था, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जस्ट थोड़ा देर में बताएंगे कि कैसे रोल प्ले करेगा वो। तो अभी आप ये समझिए, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। उसमें एक दो कॉन्सेप्ट आता है। पहला आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और एक सेकंड कॉन्सेप्ट आता है लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों चीजें अब जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक ग्राउंड सरफेस है या टेबल सरफेस है, इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ग्राउंड है। तो ग्राउंड सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम लोग इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंज्यूम करेंगे। हम लोग इसको पार्टिकल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मास कितना है, m। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक फोर्स इस जगह पर लग रहा है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये F1 फोर्स है। और इस पॉइंट OA जो है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया ये। और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में हम यदि लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो उसका लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब जस्ट एक और फोर्स देखिए, एक ये फोर्स है, ये F2 है। इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 बोल सकते हैं ना ऐसा। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन F2 का वही है जो कि F1 का है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 and F2 are same, but they have different line of action, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या बताता है, लाइन ऑफ एक्शन बताता है कि यदि एक फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है या फिर एक लाइन के लॉन्ग है, तो फोर्स का यदि हम पोजीशन चेंज कर देंगे, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, तो सेम इफेक्ट देगा। बात एकदम नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। यहां पे देखिए, मान लीजिए ये फोर्स F2 है ना, अरे देखो ध्यान से, फोर्स F2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां था, पहले A पॉइंट पे था। लाइन ऑफ एक्शन तो वही लाइन है। अब हम क्या किए, F2 को आगे एक्सटेंड कर दिए। तो एक्सटेंड करने से क्या चेंज किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। लाइन ऑफ एक्शन तो वही है। तो इस बॉडी पर
ये पॉइंट पे लग करके जो फोर्स लगा था वही इफेक्ट दे रहा था जो यहां दे रहा है। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पर F1 फोर्स लग रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है, लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब यदि ये ऐसे लग जाए तो इस ब्लॉक पर जो इफेक्ट F1 यहां दे रहा था वही इफेक्ट ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, ये F1 फोर्स इस M मास को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहा था, पुश करने की कोशिश कर रहा था। अब जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिए तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे लगा दिया, सी पॉइंट पर। ठीक, तो सी पॉइंट पे लग गया। आप बोलेंगे सर इसका टेल पॉइंट है यहां, चलिए ठीक कोई बात नहीं, ऐसे कर देंगे आप। ठीक है, तो अभी भी ये जो फोर्स है इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उस पर। तो आप ये मतलब समझना ये है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस यही है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन होगा। कहीं कहीं पर ये चेंजेस आएंगे और वो कहां आएगा हम लोग आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखिए। अब छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, आप खुद बताएंगे और तब आपको ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा और कंडीशन क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना है, पलक नहीं झपकाना है। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट कौन सा है, ए। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और ये जो दूरी है ये दूरी L/2 है, और यहां से ये दूरी L/2 है, ये पॉइंट सी है। समझ गए? तो अब आपको समझना इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, देखिए एक बल हमने लगाया यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन F1, और एक बल यहां हमने लगाया 5 न्यूटन का F2, और एक बल हम यहां लगा दिए F3 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। अब आप हमको एक चीज बताइए, ध्यान से सब लोग ध्यान से देखिए और बताइए, एकदम बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझिएगा। हमको एक चीज बताइए कि ये F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, इसका इसका तो तीनों जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F3 लिख सकते हैं। ये जो F1 फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस है, अपवर्ड है। यदि हम इसको फॉलो करें x और y तो हम कह सकते हैं y एक्सिस के पॉजिटिव y एक्सिस में है इस फोर्स का डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है, सेम है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, ये और ये सेम है लेकिन ये अलग अलग है। अब यहां पर क्या है, ये हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट मतलब ऐसा एग्जांपल हम लोग पहले भी लिए थे, यहां पर हिंज है, ऐसे ऐसे हिंज किया हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां पर फोर्स लगाएंगे, यहां पर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे टर्न कराना चाहेगा, यहां पर फोर्स लगाएंगे तो ये भी ऐसे टर्न कराना चाहेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर फोर्स लगाए तो टर्न नहीं कर पा रहा है, यहां करेंगे तो करेगा, और यहां करेंगे तो सी पॉइंट पे और अच्छे से करेगा। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि यदि इस रॉड को हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है, एंगुलर डिस्प्लेस करना है, तो F1 फोर्स, F2 फोर्स या F3 कौन कौन करा सकता है, F2 करा सकता है और F3 करा सकता है, F1 नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। और सबसे अच्छे तरीके से उतने ही फोर्स में उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कौन फोर्स करा सकता है, F3 करा सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाने से इफेक्ट चेंज हो गया, हुआ ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज होने से इफेक्ट में चेंज आ गया, इसका मतलब है कि कोई एक थर्ड फैक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसके आने से फोर्स का इफेक्ट बदल गया।
इसीलिए हम इस पॉइंट को डिस्कशन में लाए हैं अभी। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से वो चेंज कर गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स is more capable to reduce angular displacement, कह सकते हैं ना। अच्छा, ये 5 न्यूटन वाला जो F1 फोर्स है ये क्यों नहीं डिस्प्लेस करा पा रहा है? तो उससे क्या होगा? फोर्स, टॉर्क, ये हैंडल देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, हैंडल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है? हिंज पॉइंट है, ये एक्सिस है जिसके एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। अब यदि मान लीजिए कि हम यहां फोर्स ऐसे खींचे तो ये खिंचाएगा ही नहीं। मान लीजिए ये जो हैंडल है यहां लगा रहे, तो ऐसे खींचेंगे तो ये खिंचाएगा, ये पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस हैंडल को हम बी पॉइंट पे कर दें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे कर दें, तो इस पे खींचेंगे थोड़ा मुश्किल होगा। यहां रखे हैं तो आसान हो गया। तो आप इतना तो तय है कि जो कारपेंटर होगा उसको टॉर्क नहीं पता होगा, पता होगा? यदि पता होता, उसका एप्लीकेशन पता होता, टॉर्क पता होता, उसका एप्लीकेशन पता होता, तो कारपेंटरी करता वो। लेकिन तभी भी उसने यहां बनाया, यहां लगाया उसने। है उसके बारे में कह रहे हो? इसको यहां भी लगा सकता था, दिक्कत होता थोड़ा निकालने में, इसलिए यहां लगाया गया। दरवाजे का हैंडल भी वही है। ठीक है, तो ये हिंज पॉइंट हो गया। और आप जैसे टॉप से देख रहे हैं इसमें, तो ऐसे उठा रहा है, तो यहां पर जो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, यानी कि एक फोर्स 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। यहां पर ऐसे यदि यहां पर हम यदि हैंडल लगाएंगे और तब यहां पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कम हो गया, इसीलिए यहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, आगे रिलेट कर देंगे उसको। यहां पर यदि हम हैंडल लगाएंगे तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कम है, इसलिए यहां फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि यहां लगाया गया है तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पर फोर्स कम लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट बराबर क्या आया था? m बराबर r क्रॉस f आया था। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है कि दो वेक्टर का, उसको यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे कि ऐसा ही क्यों होगा, यहां पर लगाने से क्या होगा, यहां लगाने से क्या होगा, यहां लगाने से क्या होगा। आप खुद देख रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है आपका। यहां पर जो हम लोग समझ रहे हैं वो ये समझा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से, आपको जो फील हो रहा है उसके बेस पे आप ये कह पा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल से दे पाएगा, और ये नहीं के बराबर दे सकेगा। यदि यहां हम एक फोर्स लगा देंगे तो उसको और मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाएंगे, सारा बात का सारांश यही है, समरी यही है, और उसी को हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रॉड ऐसे घूम रहा है, जैसे यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट ये खुल रहा है। तो ये जो हमारा बॉक्स जो भी है, रेक्टेंगल सीट जो है वो ऐसे खुल रहा है, तो ये रेक्टेंगल सीट किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट। अच्छा, रेक्टेंगल, जिसको रेक्टेंगुलर लेमिना मान लीजिए, इस लेंथ को हम एल मान लें और इसको बी मान लें, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अभी पढ़े हैं, उस सब को यूज करेंगे आगे जाकर, समझ गए। और यदि मान लीजिए कि ऐसा रहता है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होता, तो ये ऐसे घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, तो वहां क्या हो जाता है? ml² / 12 हो जाता है। इसी दिन के लिए वो सब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए, तो आपको पूरा क्या हुआ, क्या बोल रहे? फिर तुम भी वही भाषा बोल रहे हो, आधा बोल के अटक जाते। अच्छा ऐसे, चलिए देखिए यहां पर,
आधा बोल के रुक जाते हैं तो डर लगता है, डर इसलिए लगता है। चलिए देखिए यहां पर ये जो फोर्स है, ये आपके इंट्यूशंस को हमने समझा, हम लोगों ने इंट्यूशन पर डिस्कस किया कि इसको लगता है कि ये ज्यादा आसानी से कर पाएगा वो, ठीक है। आपने कभी फिल्म वगैरह में या फिर कहीं और जगह पर फिल्म वगैरह में देखा होगा, अब तो वो ट्रेडिशन में नहीं है, वो एक होता था बैल, और बैल को ना एक बड़े लट से बांध दिया जाता था, बैल ऐसे घूमता रहता था, कोल्हू का बैल, ठीक है, पर्टिकुलर रेडियस पर वो ऐसे घूमता रहता था। और यहाँ पर वहां पर ये होता था सरसों, तो सरसों उसका तेल उसमें से निकलता रहता था, होता था ऐसा। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वो जो कोल्हू का बैल है वो क्या कर रहा है, यदि उसको हम सेंटर के नजदीक लाएंगे ना तो उसको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, सेंटर से दूर रखेंगे तो कम एफर्ट में घुमा देगा वो, समझ गए, ठीक है। तो इसको आप जस्ट राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं किस में, टॉर्क में। तो हम थोड़ा सा लेके चलेंगे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे पूरा गर्व है इस बात का, एकदम गर्व से मेरा सीना चौड़ा जाता है कि आपको याद नहीं होगा उसे, ठीक है। चलिए छापिए इसको पहले। चलिए देखिए यहां पर दो वेक्टर है ए एंड बी, और कौन सा ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए, ये वाई एक्सिस है, और इस प्लेन को हम बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर होगा, मतलब एक प्लेन होगा, तो ये होगा कौन सा, जेड एक्सिस होगा ये, बोलिए। यदि एक्स वाई जो है इस बोर्ड के प्लेन में है तो जेड एक्सिस उस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक। अब आप ये समझिए कि यदि वेक्टर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट सी होगा, सी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए हम लिखेंगे क्या, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और इंटू एन कैप, याद कीजिए उस दिन को, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, सबसे पहले ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल, और एन कैप है जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट होने से आएगा। और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है, यदि कोई दो वेक्टर एक प्लेन में है, दो वेक्टर एक प्लेन में ही होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि एक वेक्टर ए जो है किसी और प्लेन में है और बी वेक्टर किसी और प्लेन में है, ऐसा हो सकता है क्या, यदि दो वेक्टर को काउंट करेंगे तो एक प्लेन बन ही जाएगा, ठीक है। और वो एक प्लेन जो होगा, हो सकता है एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाए, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि रिकॉल करने की कोशिश कीजिए डायग्राम को हम जो बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और एक वेक्टर जो बी है वो जेड एक्सिस में है, तो एक जो प्लेन बनेगा ए और बी की हेल्प से वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या मैंने बोला, कोई विजुलाइज कर पाए, नहीं किए, सही बोला मास्टर या गलत बोला मास्टर, क्या बोले, कि एक वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और एक वेक्टर जो बी जो है वो जेड एक्सिस में है। तो अब हम जो वेक्टर ए और बी का मिलाने वाला जो प्लेन देखेंगे तो वो प्लेन किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ, वही बात हम कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर मिल करके जब भी मिलेगा तो एक प्लेन जरूर बना देगा। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी, या तो पॉजिटिव की तरफ होगा या तो बैक की तरफ होगा। तो यहां पर कहने का मतलब वेक्टर ए और बी जो है यदि वो एक्स वाई प्लेन में है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा या तो जेड एक्सिस होगा या तो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ए है, ठीक है। तो ये हो गया उनके बीच का एंगल। अब यहां से हम टर्न करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हुए, तो ए से बी तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, तो एन कैप जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, की कैप। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू के कैप। तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर डिफाइंड हो गया। उसी तरह हम लोग बात करेंगे कि हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारे पास भी मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो सिमिलरली
सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ बराबर क्या होगा, आर क्रॉस आर क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे से। ये होगा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ पाए? इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, अच्छे से समझिएगा। पोजीशन वेक्टर है ये, और ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, यहां पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन को क्या बोल रहे हैं, एक्स, और ये बोल रहे हैं वाई। यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पॉइंट पर फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा। ठीक है, फोर्स लगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका रेफरेंस ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इसको मिलाने वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, आर। ये वही आर है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी पॉइंट है, क्योंकि उसी पर फोर्स लगा है। अब आप बोलेंगे सर उस पर फोर्स कहां लगा, उससे लग के आगे बढ़ गया, उसको पीछे एक्सटेंड कीजिएगा तो वो आ जाएगा ना उस पर। ठीक है, अब इसको यदि हम एक्सटेंड कराएंगे, समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप थोड़ा देर के बाद खुद समझदार हो जाएंगे, आप खुद बोलेंगे मास्टर ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, देखिए ये होगा आर कैप, और आपको छोड़कर सबको पता है कि आर कैप क्या है, आर से कैसे अलग है। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं थीटा। ठीक, तो टॉर्क क्या बना, टॉर्क बना आर क्रॉस, तो आर क्रॉस एफ। तो इसका मतलब है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, यानी कि इस पॉइंट पे ये फोर्स लग करके इस पॉइंट को आगे घुमाना चाह रहा है वो। नहीं समझ पाए? मतलब एक ऐसा टॉर्क लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाना चाह रहा है, इसके अबाउट। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात कुछ समझ में आया? और एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो घुमाना चाह रहा है, तो इसमें जो टॉर्क आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क बराबर हो गया कितना, आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन कौन सा होगा, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक अंदर माइनस के कैप होगा, यानी कि अंदर की तरफ क्रॉस करके होगा, इनवर्ड वर्ड, और माइनस के कैप। बात कुछ समझ में आ रहा है? बात को और थोड़ा सा अच्छे से रियलाइज करने के लिए मेरे बातों पर विचार करिए। जैसे एक मान लीजिए कि व्हील है, अरे देखो यहां ध्यान से, व्हील है ना, व्हील है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो हो गया एक्सिस, ये 0 ओ हो गया, और ये पॉइंट पर फोर्स इधर लगा एफ अमाउंट का। ये आर है, ये आर कैप है, ये थीटा है। तो ये जो व्हील पर फोर्स लगेगा तो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, आर क्रॉस एफ, तो ऐसे घुमाना चाहेगा। तो ये व्हील किस क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, तो क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, तो आर क्रॉस एफ जो अंदर की तरफ डायरेक्शन है उसका, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर घुमाने के लिए। ये मान लीजिए कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमने लगा, रेडियन पर सेकेंड, तो ये ओमेगा से घूमने लगा,
क्योंकि उस व्हील के किसी एक पॉइंट पर उस ऐसे एक फोर्स लगा जिसने एक टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, जिस कारण से व्हील घूमने लगा। सेम वही चीज वहां बताए हुए। कुछ बात समझ में आया है? इसको, इस एक्सिस को मान लीजिए ये एक्स है, इस एक्सिस को मान लीजिए ये वाई है, और ये वाला एक्सिस को मान लीजिए कि ये जेड है। तो अभी जो घूम रहा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। किस में? क्रॉस इनवर्ड में होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? कुछ ऐसा सिचुएशन भी होगा कि यहां पर एक फोर्स लगेगा ऐसे, ये एफ है, ये F2 मान लीजिए, और ये उसका आर होगा, ठीक। तो ये उसका आर कैप होगा, आर कैप, और इसके बीच का एंगल ये थीटा। तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क, ऐसे घुमाने के लिए। क्यों? क्योंकि आर क्रॉस एफ, तो ये क्या करेगा? इस व्हील को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को लीनियर डिस्प्लेस कराने के लिए या उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में या स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेवलप करने के लिए या बॉडी के वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए, उसी तरह रोटेशन के केस में टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेवलप करने के लिए या एंगुलर स्पीड में चेंज लाने के लिए। बात गहराई से समझें और इसको एकदम माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। जब कभी भी आप रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं किसी बॉडी के, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर मोशन में होंगे। तो सर्कुलर मोशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है आप सब जो वो उस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप ये समझिए कि ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड में चेंज कब आएगा? मान लीजिए ये व्हील है, तो व्हील एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता ही रह जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। एक्सटर्नल टॉर्क लग करके या तो स्पीड को बढ़ा देगा या तो स्पीड को घटा देगा। स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे कोई बॉडी यदि कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है और यदि उस पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लग जाएगा, तो या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा या उसकी स्पीड को घटा देगा। ये डिपेंड करेगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके मोशन के डायरेक्शन से किधर है। यदि मान लीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज में ये घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो यदि जो टॉर्क है वो टॉर्क भी यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा तो उसके ओमेगा को बढ़ा देगा, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा तो उसके ओमेगा को घटा देगा, और धीरे 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 व्हील रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में है? सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा, उसके सारे पार्टिकल रेस्ट में आ जाएंगे। समझ पाए? और अलग अलग पार्टिकल एंगुलर स्पीड में होंगे, अलग अलग रेडियस पे होंगे, इसलिए उनका टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड सबका क्या होगा? सेम होगा। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में लाते हैं और सर्कुलर मोशन से उसको कनेक्ट कर देते हैं रोटेशनल मोशन से। समझ पाए? अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए सपोज करें आपकी दिल इच्छा है कि ये वाला जो रिलेशन है इसको आपको याद रखना है, तो यहां पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यदि हम लिखना चाहें टॉर्क का मॉड, तो क्या लिखेंगे? टॉर्क का मॉड लिखेंगे तो लिखेंगे आर एफ साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का मॉड लिखना हो तो आर एफ साइन थीटा लिखेंगे। और यदि मान लीजिए कि आपकी दिल इच्छा है कि आप फोर्स यहां पे लगा दें, यह है F3, आप चाहते हैं F3 वहां लगा दें सेंटर पर, तो टॉर्क इसके कारण जीरो होगा। आपको आपके इंट्यूशन से डेवलप हो रहा है कि व्हील के सेंटर पर फोर्स लगाएंगे तो व्हील रोटेट कर ही नहीं पाएगा। तो उसका कारण क्या है? कारण है आर का जीरो होना। क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जो हम क्या करते हैं, आर किसको बोलते हैं? इसको फिर से माइंड में रिकॉल कीजिए। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? इसको बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। रेफरेंस पॉइंट भी यही है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी वही है। तो आर क्या हो गया? जीरो। तो आर नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा। तो नल वेक्टर हो गया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो जब नल वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो ये टर्म यहां पर तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है,
तो ये टर्म जीरो हो गया, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो वो वेक्टर भी जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये टॉर्क जीरो हो जाएगा और उस केस में ये व्हील को रोटेट नहीं करा पाएगा। यहां पर क्या हो रहा था, इस पॉइंट को मान लीजिए P कह रहे हैं और इस पॉइंट को Q कह रहे हैं, तो P में क्या हो रहा था, O से P उसके पास एक पोजीशन वेक्टर मिल रहा था जो लेंथ था, जो कि R था, तो R और F और उनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा 90 डिग्री, इसलिए इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, इस केस में थीटा 90 डिग्री नहीं है, इसलिए मैक्सिमम से कम होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और बताते हैं, फिर इसको हम और फिर से बताएंगे बाद में भी। मान लीजिए कि आप इसको ऐसे, यहां पर क्या हो रहा था, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे, ये F4 फोर्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं आप सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। कौन, उस पॉइंट को क्या माना मैंने, सी पॉइंट। तो अब ओ पॉइंट से सी का दूरी ये आर कहलाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे फोर्स लगा कौन सा, F4, और उस पर पोजीशन वेक्टर भी ले लिए हम R, जो कि O से C को कनेक्ट कर रहा है। तो R वेक्टर जो है फोर्स F के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। तो यहां जीरो हो जाएगा, तो इसके कारण टॉर्क क्या होगा, इसका मतलब फिर ये भी नहीं घुमा पाएगा उसको। बात गहराई से समझें, फिर इसको अलग अलग बताएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिए हैं इसी में, समझ गए। तो कौन सा फोर्स बॉडी पर, टॉर्क का कौन सा कंडीशन है जो बॉडी पर लग करके डेवलप करेगा, और कौन सा कंडीशन में टॉर्क डेवलप नहीं करेगा। टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टॉर्क बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, आर का वैल्यू है या नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड है या नहीं है। दूसरा, एफ का मैग्नीट्यूड है या नहीं है। तीसरा, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री या उनके बीच का एंगल 0 डिग्री तो नहीं है, या 180 तो नहीं है। यदि इन केसेस को वो क्वालिफाई कर लेगा तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क का एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, और वो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। या तो इनसाइड या आउटसाइड होगा, समझ गए। और तो वो जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में फोर्स लगकर बॉडी के स्पीड को घटाता या बढ़ाता है, लीनियर स्पीड को, उसी तरह टॉर्क किसी बॉडी पे लग करके उसके एंगुलर स्पीड को घटाना या बढ़ाना की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप जैसे छोटा सा एक टर्म रह गया था कि जैसे एस बिलोंग करता है लीनियर में तो यहां थीटा हो जाता है, यहां यू होता है तो यहां ओमेगा नॉट हो जाता है, यहां वी होता है तो यहां ओमेगा हो जाता है, यहां ए होता है तो यहां अल्फा हो जाता है, यहां एम होता है तो यहां आई हो जाता है, यहां पर एफ होता है तो यहां टाउ हो जाता है। कुल मिला के बात की गहराई को समझे आप लोग, समझ में आया? क्या मैं अपनी सेवा ठीक से दे पा रहा हूं आपको? क्या आप मेरे सेवा से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हैं तो 3 दबाएं। चलिए छापिए।